भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। बहनों, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी समस्याओं को जरूर टाइप करना। साथ ही साथ आप सब भाई बहन अपने भी भाई बहनों को चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। सबसे पहले बहनों आपको बताना चाहेंगे कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अयोध्या जिले के हैं, उन्होंने 13 मई को अभी एक कार्यालय से अपने आदेश जारी किया है और ये आदेश ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, इन सब के बारे में यहां पर जानकारी प्रदान करता है। तो नया आदेश है अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी की तरफ से जारी है। आइए इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। वैसे तो कहने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के तहत प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ करके सब कुछ पठन पाठन मिलजुल करके चलाया जा रहा है। कह सकते हैं कि बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं ताकि शिक्षा अच्छे से चले। लेकिन अब जरूरत यहां पर कुछ सुविधाओं की भी है, जो वहां पर प्राथमिक विद्यालयों में अगर मिलती है तो वही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिलनी चाहिए। जो सुविधाएं जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को मिलती हैं, वही आंगनबाड़ी बहनों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि चीजें एक जैसी हैं। शिक्षक वो भी हैं, शिक्षिका ये भी हैं। आइए बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है शासनादेश संख्या पड़ी है यहां पर 867 और जो इसमें कहना है इनका कि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 अगस्त 2020 के प्रस्तर 5 में ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश के संबंध में निम्नवत निर्देश दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं बेसिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश और शीतावकाश निम्नवत होगा। तो शीतकालीन जो अवकाश है वो आपका रहता है 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक। वहीं पर जो बात करें ग्रीष्मावकाश की, जो अब शुरू होगा वो आपका 20 मई से 15 जून तक ये चलेगा, ऐसा इसमें बोला गया। साथ ही ग्रीष्मावकाश के बाद जो यहां पर सत्र आरंभ जब होगा पढ़ाई लिखाई का, तो 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के भी इसी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, जब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में तब्दील कर दिया गया है, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी केंद्र हो गए हैं, तो ऐसे में अब सुविधाएं भी सेम टू सेम मिलनी चाहिए। अब एक तरफ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दोपहर का खाना बना बनाया स्कूल में उनको मिलता है, वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी के बच्चे उनका मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि बाल विकास विभाग ने अभी तक इसका प्रावधान इस बार नहीं किया है। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। अब थोड़े दिन बाद जब वजन लिया जाएगा, जब रिपोर्टें आएंगी कुपोषण वाले, जब निकल करके जानकारियां आएंगी, तो उसमें आंकड़े बढ़े हुए नजर आएंगे। अब इस टाइम पर इन चीजों को कोई देखता नहीं है, इनको नजरअंदाज करते हैं और बाद में फिर आंकड़े बढ़े हुए तो निकल के आएंगे ही। तो मेरी यहां पर यही जो है यहां पर दरखास्त है विभाग से कि पहली बात तो 20 मई से 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बहनों को छुट्टी मिले, जैसे अध्यापकों को जो भी मिलता है वो इनको भी मिले। दूसरी बात, पढ़ाने का काम ये भी कर रही है तो मेहनताना भी बढ़ाया जाए, इनको टीचर का भी दर्जा मिले, राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले, ये भी मुख्य मांगे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यहां पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो संचालित या सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त वाले जितने भी बेसिक विद्यालय हैं, उनके प्रधानाध्यापक और प्रबंधक को यह निर्देश दे दिया गया है अवकाश के संबंध में। तो अयोध्या में संतोष कुमार देव पांडे जी हैं, उन्होंने अपने वहां से लेटर जारी कर दिया और 20 मई से 15 जून तक जो है ग्रीष्मावकाश रहेगा और 16 जून से फिर से केंद्र खोले जाएंगे। सुनीता बहन आती है अयोध्या से, उन्होंने जानकारी भेजी थी। वैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने तो निकाल दिया, हमारा बाल विकास विभाग भी अब ग्रीष्मावकाश के बारे में लेटर निकाल दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पर आप देखिएगा यहां पर बिहार सरकार से एक लेटर आया, लेकिन एक बात याद रखना कि पूरी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों को 20 मई से 15 जून तक बंद नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा रीजन है गर्भवती महिलाएं, बच्चे जो भी आंगनबाड़ी में आच्छादित है, टीकाकरण वाले कार्यक्रम होते हैं, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी और सेंटर कहीं ना कहीं खुलते रहेंगे। तो
ये नहीं कहा जा सकता और गतिविधियां भी मनाई जा रही हैं, फिर भी कुछ ना कुछ जो बहनों को छूट मिलनी चाहिए। अगर ड्यूटी की जाती है तो मेहनताना भी इनका बढ़ा हुआ होना चाहिए। ये तो यहां पर गवर्नमेंट कर ही सकती है। आगे देखा, क्योंकि बहनें अगर जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हट रही हैं तो गवर्नमेंट को भी अपना कर्तव्य पूरा निभाना चाहिए। फिलहाल तो अभी तो सरकार और विभाग कुछ भी नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि बहनों का 7-7 महीनों से काफी बहनों का मानदेय नहीं आ रहा है। जैसे कि जो बहनें जिनका बैंकों का विलय हो गया है, उनका 7 महीने के बावजूद भी अभी तक कुछ भी ढंग से नहीं कराया गया है, फीडिंग वीडिंग या चेंज नहीं हुए हैं उनके अकाउंट्स, तो ऐसे में उनका पैसा 7 महीने से नहीं पहुंच रहा है। इस बारे में काफी बहनें परेशान हैं। आइए चलते हैं, पहले बिहार सरकार के सरकारी आदेश पर बात कर लेते हैं। यह भी एक बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है। तो बिहार की बहनों, 13 मई को आपके यहां से यह लेटर निदेशक महोदय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पूरे बिहार में भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आईसीडीएस के अंतर्गत बाढ़ पूर्व तैयारियों के संबंधित प्रबंधन एवं त्वरित राहत कार्य करने के संबंध में। तो आप सब परिचित ही होंगे कि बिहार में बाढ़ का खतरा ज्यादा रहता है, और अभी तो खैर बरसात का सीजन नहीं आया, लेकिन उससे पहले बिहार सरकार तैयारियां कराना चाहती है। तो यहां पर आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत यहां पर तैयारियां होनी है। आइए आंगनबाड़ी बहनों देखते हैं बिहार में आप सबको बाढ़ के लिए पहले से क्या क्या तैयारियां करनी है। इनका कहना है कि उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित करना है कि बाढ़ आपदा के दौरान प्रबंधन एवं त्वरित राहत की पूर्व तैयारियों के संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। राज्य में मानसून सक्रिय होने में बहुत कम समय बचा है। इसके साथ ही साथ भीषण गर्मी एवं लू भी परेशान वगैरह कर सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य यानी बिहार में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाढ़ आपदा प्रबंधन के आलोक में पूर्व तैयारी एवं बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नवत दिशा निर्देश भी अंकित किए गए हैं, जिनमें एक एक करके आप सब भाई बहनों को निर्देश हम बताएंगे। पहला है आईसीडीएस कर्मी, पर्यवेक्षिका एवं पदाधिकारी के द्वारा गतिविधियों के संचालन के दौरान आपदा विभाग बिहार सरकार के कोविड-19 संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा है सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं उनके पोषक क्षेत्र की पहचान की जाए जो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण प्रभावित होते हैं। उस केंद्र की सेवाएं बाधित होती हैं, उसमें उन केंद्रों को आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित एवं सुविधाजनक वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित कराया जाए ताकि सेवाएं बाधित ना हो। साथ ही है आंगनबाड़ी केंद्र के सभी आवश्यक सामान जैसे ग्रोथ चार्ट, बच्चों के वजन जांच की मशीन, जहां बच्चों के खिलौने, रजिस्टर, पूरक आहार इत्यादि को बाढ़ से पहले सुरक्षित स्थान पर रख लिया जाए। बाढ़ आने से पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र के संबंधित आवश्यक सामग्री की खरीदारी जैसे राशन, अन्य संबंधित वस्तुएं, रसोई गैस या जो भी ईंधन का उपयोग होता है उसका प्रबंध वहां पर कर लें। साथ ही आशा एवं एएनएम के सहयोग से ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार कर ली जाए जिन्हें बुखार, खांसी और कोरोना से संक्रमण की संभावनाएं हैं। साथ ही पोषक क्षेत्र में आने वाले सभी कुपोषित और अति कुपोषित यानी सैम मैम बच्चों की पहचान करके आपदा पूर्व तैयारी के क्रम में उनकी सूची तैयार कर ली जाए ताकि आपदा के दौरान उन पर विशेष निगरानी रखी जा सके तथा उनको कुपोषण से होने वाले खतरों से बचाने का प्रबंध भी किया जा सके। इस हेतु एनआरसी या बच्चे वार्ड में भी बच्चे उन्हें आवश्यकता अनुसार भेजा जा सकता है, या यह भी ध्यान रखा जो है जाना चाहिए कि बच्चे में या उसके परिवार में कोई कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। यदि कोई संक्रमित रहा है तो ऐसी दशा में इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को अविलंब दी जाए। साथ ही उन्हें मोबाइल हेल्थ टीम के समन्वय करा करके जरूरी पोषण एवं स्वास्थ्य में सुविधाओं में उनको वहां पर लाभ दिलाया जाए। साथ ही कहना है सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाएं इनके तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से अति संवेदनशील महिलाओं की सूची संभावित प्रसव तिथि के साथ तैयार कर लें और बाढ़ के दौरान उनके सुरक्षित प्रसव हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करके सभी संभव प्रबंध और सुविधाएं वहां पर उपलब्ध उनको कराई जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, आगे और देखते हैं। इनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर आशा एएनएम के सहयोग से नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उनका उपचार सुनिश्चित कराया जाए। उपचार या प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में यह ध्यान रखा जाए कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के सभी उपाय किए गए हों। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में जाने पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के वे सभी उपाय किए जाएं जो वायरस से बचने के लिए बताए गए हैं। सामाजिक दूरी व्यक्ति से जो है व्यक्ति की 2 गज की दूरी, सभी लोग मास्क का उपयोग करें। किसी को बुखार या खांसी होने पर उसे अलग जगह पर रहने का प्रबंध करें यानी क्वारंटीन करें। स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। कुछ
कुछ अंतराल पर हाथों को साबुन पानी से वगैरह से धुलते रहें। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में पेयजल की सुविधा और स्वच्छता हेतु शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं के साथ में आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और यहां पर मैटरनिटी हट वगैरह स्वास्थ्य सुविधाएं इनके साथ स्थापित किए जाएं, ताकि पोषण एवं स्वास्थ्य मातृत्व सेवाएं इनसे संबंधित उनको सारी चीजें प्राप्त हो पाएं। राहत शिविरों में छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की माताओं को स्तनपान के लिए प्रेरित किया जाए। दूध पिलाने से पहले, दूध पिलाने के बाद 40 सेकंड तक हाथ को धोएं। अगर मां दूध पिलाने में समर्थ है तो साफ कटोरी में स्तनपान निकाल करके बच्चों को पिलाएं। साथ ही इनका आगे कहना है कि राहत शिविर पर घर में पहले 6 महीने तक बच्चे के बीच स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाए। बंद यहां पर लिखा है डब्बा दूध या पाउडर पिलाने से 2 वर्ष तक के बच्चों को बचाया जाए। ऐसा नहीं करने पर बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और उन्हें कुपोषण होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ राहत शिविरों में धात्री माताओं के लिए बच्चों को स्तनपान करने के लिए विशेष सुरक्षित जगह स्तनपान कॉर्नर की व्यवस्था की जाए, जिससे नवजात जो है बच्चों को स्तनपान कराने में सुविधा हो। साथ ही धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माताओं को विशेष काउंसलिंग पर परामर्श दिया जाए। 6 माह के छोटे बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराने के लिए और 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों को ऊपरी आहार के साथ साथ स्तनपान जारी रखने के लिए भी कहा जाए। और डिब्बा बंद दूध का बोतल द्वारा फीडिंग का ये जो है यहां पर उपयोग नहीं करें, इसके बारे में समझाया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाए, जिसके लिए कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का प्रयोग किया जाए। सेविका द्वारा राहत कार्य शिविरों तथा सामुदायिक रसोई में हाथ धोने, साफ सफाई, साबुन का प्रयोग आदि व्यवहारों पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही कोई भी कार्य करने से पहले मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करें। संचालित किए जा रहे राहत कार्य शिविरों में सेविका द्वारा पौष्टिक आहार, दलिया, खिचड़ी, हलवा इनमें तैयार करने में शिविर की महिलाओं को सहयोग देना है, जिससे कि कम उम्र के बच्चों को उम्र आधारित आहार खिलाया जा सके। कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों से पूरक पोषाहार को निर्बाध रूप से जारी रखना है। साथ ही पोषाहार क्रय करके रख रखाव की आपात योजना तैयार करके कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाना है। स्वास्थ्य विभाग के साथ में समन्वय स्थापित करना है। गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों का नियमित टीकाकरण करवाना है। आंगनबाड़ी सेविका के पास में प्राथमिक स्वास्थ्य किट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवानी है। राहत शिविर एवं गांव स्तर पर आशा के समन्वय करके सभी आयु वर्ग के लाभार्थी को आयरन फोलिक एसिड की सिरप, गोली ये सब उपलब्ध कराना है। उसकी सेवा को प्रोत्साहित करना है। आयरन फोलिक एसिड सिरप, गोली का वितरण निर्बाध रूप से जारी रखें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर लें। और साथ ही पानी घटने के पश्चात पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों को यथाशीघ्र सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए कार्य योजना तैयार कर लें। और साथ ही बंद बाढ़ समाप्त होने या पानी घटने के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र को निसंक्रमित वगैरह भी बाद में करा दें। साथ ही साथ यहां पर आगे ले चलते हैं और आपको 2-4 पॉइंट रह गए उनको भी बताते हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महिला प्रवेशिका के द्वारा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त अकार्यरत आंगनबाड़ी केंद्रों का संलग्न प्रारूप पर आकलन करके सूची तैयार कर लें। पुनः सेवाएं बहाल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित कराया जाए कि बिना अति आवश्यक कार्य के छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें और उन सभी को दूर रखा जाए जिन्हें खांसी, बुखार जैसे लक्षण प्रतीत होते हैं। और यह कोशिश करनी होगी कि कम से कम लोग राहत केंद्रों पर आएं। जो यदि अपने घर पर सुरक्षित रह सकते हैं तो वे घर पर ही रहें। उन्हें आंगनबाड़ी से मिलने वाली पत्रानुसार सभी सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध उनको कराई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आदि सभी सामाजिक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित विभागों के साथ में अभिसरण स्थापित कर लिया जाए। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की प्रक्रिया के द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली जाए, जिसमें बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के दौरान राहत, बचाव ये सब जो है और बाढ़ के उपरांत जो पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण इनकी जो है बुनियादी सेवाओं में समेकित रूप से इन पर कार्य किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ के बाढ़ पूर्व जो है एवं बाढ़ के दौरान महामारी की रोकथाम के लिए प्रबंधन एवं आवश्यक जो है सेवाओं के दिशा निर्देश के अनुसार संबंधित बिंदुओं पर अनुपालन आंगनबाड़ी सेविकाओं से सुनिश्चित कराया जाए। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर से बाढ़ से पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा महिला प्रवेशिका के साथ में उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन कर लें और बैठक जो है इंटरनेट का उपयोग करके कई वीडियो या ऑडियो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी के साथ में जोड़ करके वो की जा सकती है, जिसमें आपदा प्रबंधन के जिला स्तर के अधिकारी, यूनिसेफ के अधिकारी सब सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये सब आंगनबाड़ी जो है सेविका सहायिकाओं की यथासंभव सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के आलोक में भी सभी सावधानियों का यहाँ पर अनुपालन किया जाए। ये चीजें यहाँ पर जो है बिहार से जारी हैं। तो बिहार की बहनों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर आपको मैंने बताया है और आज बहुत ज्यादा खबरें आपको इस वीडियो में बहनों नहीं दिखाएंगे। रविराज भाई ने ये लेटर भेजा था, काफी अच्छा है, आप लोगों को दिखाया गया, क्योंकि बाढ़ से पहले आप सबको ये तैयारियां वहां पे कर लेनी है। आपकी तैयारियां काफी लोगों की जो है हेल्प कर सकती हैं। और बाकी देखिएगा बहुत सारी और भी खबरें हैं जो आज मुझे दिखानी थी लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं। सुबह के वीडियो में आप सब भाई बहनों को कई जगह से खबरें हम लेकर के आएंगे। प्लीज सुबह 7